खबर 9 बजे की शुरुआत आज की 4 बड़ी खबरों के साथ हम करने जा रहे हैं। ताउते तूफान से देश के कई राज्यों में तबाही मची है। गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात में तबाही मचाने के बाद ताउते तूफान राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। इस समुद्री साइक्लोन की वजह से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी बड़ी खबर देश के सबसे बड़े संकट से जुड़ी हुई है। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी आज 9 राज्यों के 46 जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करने वाले हैं। इस बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। तीसरी बड़ी खबर कोरोना के इलाज से जुड़ी हुई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना के इलाज में कारगर नहीं माना है, इसलिए इसे मेडिकल प्रोटोकॉल से हटा दिया गया है। चौथी बड़ी खबर बंगाल में जारी सियासी बवाल से जुड़ी हुई है। नारदा केस में गिरफ्तार ममता सरकार के 2 मंत्री समेत 4 नेताओं को आधी रात को जेल भेज दिया गया, लेकिन तबीयत बिगड़ने की वजह से 2 नेताओं को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। तो ये 4 बड़ी खबरें जिस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तूफान ताउते की, जो कि अब गुजरात के तट से टकराने के बाद धीमा पड़ गया है और अब आगे राजस्थान की ओर ये तूफान बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए राजस्थान के कई जिलों में हाई अलर्ट है। तूफान की वजह से 5 राज्यों में 17 लोगों की मौत हो गई है। NDRF की 100 टीम तूफान प्रभावित राज्यों में तैनात है। मौसम विभाग के मुताबिक हवाओं की रफ्तार अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि गुजरात को पार कर अब ये आगे की ओर बढ़ रहा है और आगे राजस्थान की ओर बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए राजस्थान के कई ऐसे जिले हैं जिन्हें हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। तूफान की वजह से एक दुखद खबर यह भी मिल रही है कि 5 राज्यों में 17 लोगों की मौत हो गई है। अब आपको तूफान की 8 तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि तूफान कितनी तबाही मचा चुका है। गुजरात में 50 से ज्यादा रास्ते ऐसे हैं जो प्रभावित हुए हैं, बंद हो गए हैं। 5 राज्यों में 17 लोगों की मौत तूफान की वजह से हुई है। अलग अलग घटनाओं में ये मौत हुई है। सौराष्ट्र में 2000 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए हैं। सैकड़ों घरों को इसके कारण नुकसान पहुंचा है। तूफान महाराष्ट्र से आगे निकल गया है, फिर भी आज दूसरे दिन भी तूफान का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं जहां तेज हवाएं चल रही हैं और साथ ही बारिश भी हो रही है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको पूरा हाल बता रही हैं उन इलाकों का जहां पर तूफान पहुंचा, जहां से तूफान गुजर रहा है, वहां किस तरीके के हालात हैं ये आपके सामने रख रहे हैं। तो बीती रात से ताउते गुजरात में तबाही मचा रहा है, लेकिन सोमवार का दिन महाराष्ट्र पर भारी रहा। महाराष्ट्र में ताउते ने कैसी तबाही मचाई है, हमारी रिपोर्ट बताइए। ताउते तूफान में समंदर का रौद्र रूप। तूफान में चक्कर खाती नावें। जल जमाव ने मुंबई को जकड़ा। तूफान के आगे टिक नहीं पाए बड़े बड़े पेड़। सोमवार को आया ताउते तूफान मुंबई के कोने कोने में अपना निशान छोड़ गया। समंदर में उठ रही ऊंची ऊंची लहरें, तेज हवाएं और जोरदार बारिश। तूफान के चक्रव्यूह ने मुंबई को दिन भर बेदम रखा। बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव ने रही कहीं कसर भी पूरी कर दी। महाराष्ट्र में ताउते तूफान से 6 लोगों की जान चली गई। मुंबई में 500 से ज्यादा पेड़ गिरने की खबर है। दिन भर का ये सिलसिला रात भर में भी जारी रहा। हवा की रफ्तार कैसी रही होगी उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। वर्ली इलाके में इतना बड़ा पेड़ तेज हवा की वजह से गिर गया, जिससे 2 लोग घायल हो गए। यहाँ पे एक पेड़ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर एक पेड़ था, बहुत ही बड़ा पेड़ था जो हवा की वजह से गिर गया, गिरने वाला ही था। तो उसके बाद एक क्रेन आती है, यहाँ पे क्रेन खड़ी है। क्रेन उस पेड़ को गिराने की अच्छे से कोशिश करती है ताकि वो सेफली गिर जाए और किसी को भी हर्ट ना हो। लेकिन हवा का जो रुख था कुछ ऐसा था और क्रेन से कुछ ऐसा हो गया कि क्रेन खुद गिर गई। लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में देर रात तक लोगों को जल जमाव से जूझना पड़ा। हम इस वक्त साइन इलाके में हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना पानी भरा हुआ है और
इसी पानी के चलते कई गाड़ियां भी खराब हो गई हैं। आप इस पुल पर जितनी गाड़ियां यहाँ लाइन से खड़ी दिखाई दे रही है, ये सारी गाड़ियां पानी के चलते यहाँ खराब हो गई हैं। कोरोना महामारी के बीच ताउते की तबाही ने मुंबई के लिए नई परेशानी खड़ी कर दी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नुकसान का जायजा लिया, साथ ही राहत कार्यों में तेजी के निर्देश भी दिए। और इस बीच हमें एक बहुत दुखद और बड़ी खबर मिल रही है मुंबई से। मुंबई हाई के पास फंसा जहाज डूब गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, इस जहाज से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। 140 लोगों को अब तक इसमें से बचाया जा चुका था। P305 ये जहाज था जो कि मुंबई हाई में फंसा हुआ था। इसमें फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी लगातार जारी था। अब से कुछ देर पहले हमने आपको अपडेट दिया था कि जो ताज़ा अपडेट मिल रहा था उसमें 140 लोगों को बचाए जाने की खबर भी सामने आई थी। इस जहाज पर कुल 273 लोग सवार थे, ये जानकारी है। 171 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर, दुखद खबर, ये जहाज डूब गया है। मुंबई में जहाज P305 के डूबने की खबर इस वक्त हमें मिल रही है। अब तक जहाज पर सवार 146 लोगों को बचा लिया गया, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। रेस्क्यू में आईएनएस कोच्चि, आईएनएस कोलकाता लगातार लगे हुए थे। लेकिन ये दुखद खबर आ रही है कि ये जहाज डूब गया है। जहाज से अब तक 140 लोगों को बचा लिया गया था। अभी भी 171 लोग लापता है। कुल 273 लोग इस जहाज पर सवार थे। जिस तरीके से ताउती तूफान ने अपना कहर बरपाया, उसका असर था कि ये जहाज बीच समुद्र फंस गया था। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। और ये अब इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है कि इस जहाज पर जो कुल 273 लोग सवार थे, उनमें से 171 लापता है। ये जहाज मुंबई हाई के पास फंसा हुआ था और अब इसके डूबने की खबर आ रही है। बहुत ही दुखद खबर इस वक्त की। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था जिसमें आईएनएस कोलकाता और आईएनएस कोच्चि जुटे हुए थे। मदद पहुंचाई जा रही थी कि किसी तरीके से इस पर सवार लोगों को बचा लिया जाए। सुबह ही हमने आपको अपडेट दिया, जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा था। पहले 132 लोगों का आंकड़ा सामने आया जिन्हें बचाया गया। फिर जो आखिरी अपडेट हमारे पास आया था वो 140 लोगों की रेस्क्यू ऑपरेशन का था। लेकिन इस बीच ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि जहाज P305 के डूबने की खबर हमें मिल रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक आसमान में उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है। जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उस वक्त ये तस्वीरें हैं। ऊपर से भी निगाहें, आसमान से भी निगाहें लगी हुई थी इस बात पर कि जहाज का जो में सवार लोगों का रेस्क्यू जल्द से जल्द किया जा सके। मौसम बहुत खराब था, विषम परिस्थितियों के बीच भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। लोगों को हर संभव तरीके से बचाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन खराब मौसम लगातार मुसीबत बना हुआ था और ये खबर समंदर में फंसा हुआ जो जहाज है P305 उसके डूबने की दुखद खबर हमें मिल रही है। 171 लोग, बहुत बड़ी संख्या है ये, वो अब भी लापता है। कुल 273 लोग इस जहाज पर सवार थे। आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोच्चि की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, वो जुटे हुए हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। लेकिन इस बीच जहाज के डूबने की खबर आ रही है। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। आप देखिए मौसम कितना खराब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। किस तरीके की डिफिकल्ट सिचुएशन में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था क्योंकि लोगों को बचाना था। और अब ये खबर मिल रही है कि ये जहाज डूब चुका है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर ये बता रही हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। ये जो जहाज आपको तस्वीरों में दिखाई भी दे रहा है, धुंधली है तस्वीरें क्योंकि ताउते की वजह से मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में। ये मुंबई हाई की तस्वीरें हैं जहाँ पर ये जहाज बीच समंदर फंसा हुआ था। 273 लोग इस जहाज पर सवार थे, जिनमें से लास्ट अपडेट जो हमें मिला था उसमें 140 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया था। 171 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 273 लोग इसमें सवार थे। दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो रेस्क्यू चल रहा था तो ऊपर से भी इस बात की निगरानी की जा रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम समय में कैसे बचाया जाए। इसको लेकर लगातार नज़र बनी हुई थी। लेकिन ये बड़ी और दुखद खबर इस वक्त हमें मिल रही है कि ये जहाज डूब गया। हमारे सहयोगी मृत्युंजय ज़्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए। मृत्युंजय, ये बहुत ही बड़ी और दुखद खबर है। आप ही ने ये अपडेट अब से कुछ देर पहले हमें दिया था कि कितने लोगों का रेस्क्यू किया जा सका है, लेकिन अभी बहुत सारे लोग थे जिन्हें बचाना था। निश्चित तौर पर पटना बेहद चिंताजनक जानकारी आई है और बहुत डरावनी जानकारी सामने आ रही है कि ये जो बार्स था
P305, जिसके मिशन के लिए कल से INS कोच्चि, INS कोलकाता और तमाम जो इंडियन नेवी के शिप थे वो तैनात थे। सुबह तक 146 लोगों को इस बार्ज पे से रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन आज सुबह ये जो अभी जानकारी आ रही है कि ये जो शिप है वो डूब गया है, ये जो बार्ज है ये डूब गया है। ये जो बार्ज होता है ये ऑफशोर फील्ड जो होते हैं, जैसे ONG का रिग हुआ, इस प्रकार पे बार्ज पर लोग रहकर काम करते हैं। इस पर 276 लोग तैनात थे, जिसमें से 146 लोगों को आज सुबह 6 बजे तक बचा लिया गया था। अभी जो जानकारी आई है कि ये जो पूरा बार्ज है वो पानी में डूब चुका है, यानी कि अभी भी सैकड़ों जाने हैं जो समुद्र में हैं और उनको बचाने का काम जारी है। आपको बता दें कि मुंबई में जो INS सिक्रा है, जो कि इंडियन नेवी का हेलीपैड बेस है, वहाँ से बहुत सारी उड़ानें टेक ऑफ कर रही हैं, बहुत सारे हेलीकॉप्टर उस दिशा में रवाना हुए, लेकिन मजबूरी है यहाँ पर क्योंकि मौसम साफ नहीं है। मौसम खराब होने की वजह से ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि विजिबिलिटी लो है, हवाएं तेज चल रही हैं और ऐसे पर वो नागरिक, वो कर्मचारी जो पानी में लाइफ बोट, जो अनुमान है, मेरा अंदेशा है कि लाइफ बोट पहनकर लाइफ जैकेट पहनकर निश्चित तौर पर पानी में अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे होंगे और उनको बचाने के लिए इंडियन नेवी पूरा प्रयास कर रहा होगा। प्रतिमा, आपको बता दें कि कल जब ये चक्रवाती तूफान मुंबई से गुजर रहा था, समानांतर गुजर रहा था, तब समुद्र से इंडियन नेवी को 4 बड़े SOS कॉल आए और इन 4 बड़े कॉल में जो पहला कॉल था, जिसकी हम जानकारी दे रहे हैं कि P305, जिस पर 276 लोग सवार थे, इसके लिए INS कोलकाता और जो अन्य वेसल है वो मदद के लिए भेजी गई। सुबह का अपडेट यही था कि 146 लोगों को सुबह 6 बजे तक बचा लिया गया था, लेकिन इस बचाव कार्य के दौरान ही ये जो बार्ज है वो पानी में डूब गया। दूसरा जो SOS कॉल आया था वो गाल कंस्ट्रक्टर का आया था, जिस पर 137 लोग सवार थे और इसकी मदद के लिए वाटर लिली को भेजा गया था, जो एक टोइंग वेसल है, और 2 और सपोर्ट वेसल जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड के भेजे गए थे। वहाँ भी हमें नजर रखनी है कि वहाँ किस प्रकार से राहत और बचाव कार्य चल रहा है। प्रतिमा, जो तीसरा SOS कॉल था वो एक ऑयल रिग सागर भूषण पर था, जिसपे 101 लोग सवार थे और उनकी मदद के लिए INS तलवार जो युद्धपोत है उसको भेजा गया। साथ ही साथ जो चौथा SOS कॉल था वो बार्ज SS3 था, जिस पर 196 लोग सवार हैं और मौसम साफ होते ही जो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन है वैसे वहाँ शुरू करने की जानकारी हमें मिली है। और एयरपोर्ट जो हेलीकॉप्टर है या डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है कोस्ट गार्ड का, उसकी मदद से नजर रखी जा रही थी। 4 डिस्ट्रेस कॉल आए थे, लेकिन जो सबसे बड़ी घटना इस वक्त की यही है कि जो बार्ज है 305 वो डूब गया है। 146 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन 276 में से 146 लोग बचे हैं, बाकी लोग अभी भी अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इंडियन नेवी का प्रयास है कि उन्हें सुरक्षित बचाया जाए, राहत और बचाव कार्य पहुंचाया जाए, पर अभी तक कोई और अन्य जानकारी और सूचना नहीं मिल पा रही है। अभी जो एक जानकारी यही है कि INS सिक्रा जो यहाँ का हेलीपैड बेस है, यहाँ से बहुत सारे जो इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टर्स हैं वो उस दिशा में रवाना हुए, पर मौसम खराब होने की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। मुझे यही अपडेट भी आपसे चाहिए था, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तूफान की वजह से जिस तरीके की स्थिति पैदा हुई, रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत जरूर आई होगी और अभी भी आ रही होगी, लेकिन क्या पहले से मौसम में कुछ सुधार है? क्योंकि वो 171 लोग, उनकी तलाश करना बहुत जरूरी हो जाता है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये इवैक्यूएशन की जो प्रक्रिया है वो पहले शुरू नहीं हो सकती थी, क्योंकि ताउते तूफान को लेकर अलर्ट तो पहले से था मृत्युंजय? प्रतिभा, ये जो ऑफशोर फील्ड है ONGC का, वहाँ पर ये बार्ज पर हर बार पूरे साल के 365 दिन वहाँ कर्मचारी काम करते रहते हैं। कल जब ये घटना हुई, चक्रवाती तूफान आया था, ये बार्ज बहुत सुरक्षित होता है और अब छोटे मोटे तूफानों से ये निपटते रहता है, लेकिन कल जो चक्रवाती तूफान था उसका सीधा असर इस पर पड़ा और कहीं ना कहीं जो उसका असर था, जिसकी वजह से बार्ज जो है वो ड्रिफ्ट करने लगा, यानी जहाँ उसे बांध कर रखा जाना था वहाँ से वो ड्रिफ्ट करके जाने लगा। और तब यहाँ पर SOS कॉल आया। इंडियन नेवी की तुरंत जो शिप है INS कोलकाता, INS कोच्चि, मदद के लिए उस दिशा में भागी और बहुत जल्दी वहां पर पहुंच गई, लेकिन मौसम इतना ज़्यादा खराब था कि वहां पर शिप को रुक पाना, एंकर कर पाना, वहां से राहत और बचाव कार्य कर पाना बहुत कठिन था। और सबसे महत्वपूर्ण है लो विजिबिलिटी, यानी कि आपको 5 मीटर के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है, आपको अनुमान ही नहीं मिल रहा है कि शिप कितनी दूर है। आपकी भी शिप टकरा सकती है, आपकी भी जो नौका है, आप जो बचाव कार्य के लिए भेज रहे हैं, वो टकरा सकती है। तो विजिबिलिटी नहीं होने की वजह से भी बड़ी चुनौती सामने आ रही थी, पर ऐसे पर जो नेवी थी वो लगातार प्रयास कर रही थी। रात भर ये मिशन चलता रहा, 410 जानों का सवाल है, रात भर ये मिशन चलता रहा और सुबह तक 146 लोगों को निकाल लिया गया। रात के समय जब देखिए विजिबिलिटी शून्य थी, 0 थी, अंधेरा था, उसमें भी राहत बचाव करते हुए 146 लोग को बचा लिया गया। लेकिन दुखद ये है कि जो जिस प्रकार का पूरे 12 घंटे मौसम रहा, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बार्ज था ये क्षतिग्रस्त हुआ होगा और हम अनुमान लगा रहे हैं, और इसीलिए ये पानी में डूब गया। और आप अनुमान लगा सकते हैं कि जहाज पर अभी भी सैकड़ों लोग हैं
थे और अब वो पानी में संघर्ष कर रहे होंगे। निश्चित तौर पर उनको लाइफ जैकेट दिया गया, उनको अपने जान बचाने के तमाम तरीके भी सिखाए जाते हैं। लहरें बहुत ऊंची उठ रही हैं। ऐसे पर आप कल्पना करिए कि एक शिप, जब नेवी के भी कर्मचारी जाकर, जवान जाकर जान बचाने की कोशिश करते हैं, उनको भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। सेफ्टी का खुद का भी ख्याल रखना पड़ता है। आप बने रहिए। एक बार अपने दर्शकों के लिए एक बार फिर से हम ये अहम जानकारी दे दें। मुंबई के पास समंदर में जिस जहाज को लेकर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे थे कि वो मुंबई हाई के पास एक जहाज फंसा हुआ था जिसमें लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था, उसके डूबने की खबर आ रही है। खराब मौसम की वजह से ये जहाज डूब गया और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में भी खासी दिक्कत आ रही है, लेकिन बावजूद इसके 146 लोगों को बचाया जा चुका है, लेकिन 171 लोग अब भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोची की मदद लगातार ली जा रही है और मुंबई के समंदर में इस जहाज के डूबने की खबर इस वक्त हमें मिल रही है। तो इस खबर पर हम आगे भी अपने सहयोगियों से अपडेट लेते रहेंगे। इस वक्त हम रुक कर लेते हैं धनराज वागले का, अपने सहयोगी धनराज वागले का रुक कर लेते हैं। धनराज, एक बड़ी खबर हमें मुंबई के पास से मिल रही है जो कि चिंता पैदा करती है, एक जहाज का डूब जाना जिसमें अभी भी लोग सवार थे। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से मुंबई में आता हुआ उसी तौर से गुजरात में अलर्ट घोषित किया गया है। तस्वीरें मैं आपको बताना चाहूँगा गुजरात के सूरत की तस्वीरें आप देख सकते हो। यहाँ पर भारी पवन के चलते तहस नहस की स्थिति देखने को मिल रही है। हर जगह पर लॉरी है वो उलट पुलट हो चुकी है और तस्वीरें देख सकते हो जिस प्रकार से यहाँ पर भारी पवन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें अपील की गई है कि कोई भी लोग जो है यहाँ पर डुमस दरिया किनारा पर न आए। तहस नहस की स्थिति डुमस की यहाँ पर देखने को मिल रही है। डुमस का दरिया किनारा है, अरबी समुद्र है और जिस तरह से यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हो, जहाँ पर जो पंडालें लगाए गए थे वो पंडाल यहाँ पर टूट चुका है, बिखर चुका है। इस प्रकार की तस्वीर है सूरत के डुमस रोड इलाके में देखने को मिल रही है। ये हालात आप देख सकते हो। इस प्रकार से जो लॉरियाँ थी वो लॉरियाँ भी उलट पुलट हो चुकी है। सूरत के डुमस के दरिया किनारा का नज़ारा है। यहाँ पर 40 जितने गांवों को अलर्ट घोषित किया है। जिस प्रकार से रात्रि के दौरान भारी बारिश हुई थी, भारी बारिश के चलते यहाँ पर तहस नहस की स्थिति देखने को मिल रही है। ये दरिया किनारा है, यहाँ पर जो सैलानी है वो बड़े तादाद में आते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से ताउते साइक्लोन के चलते यहाँ पर हर जो सैलानी उन्हें आने से मनाही की गई है। जिस प्रकार से यहाँ पर हवा का रुख आप देख सकते हो, जिस प्रकार से तस्वीरें नज़र आ रही है। जो यहाँ पर जो पंडालें लगाए गए थे वो भी यहाँ पर टूट चुका है। जिस प्रकार से भारी बारिश के चलते तहस नहस की स्थिति नज़र आ रही है। हालांकि जो डुमस दरिया किनारा है, सुवाली दरिया किनारा है, वहाँ पर पुलिस तैनात की गई है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर न आए इसके लिए यहाँ पर स्थिति देख सकते हैं। ये लॉरी आप देख सकते हो भारी पवन के चलते यहाँ पर उलट चुकी है और जिस प्रकार से सूरत शहर में ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। हर जगह पर तहस नहस की स्थिति देखने को मिल रही है। यहाँ पर प्रशासन की ओर से अलर्ट जरूर घोषित किया गया है। जिस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है, ऐसे में जो वहीवट प्रशासन है, कलेक्टर से लेकर कमिश्नर, नगर निगम तक यहाँ कोई भी सैलानी को आने से मना कर दिया गया है। तेज हवा चल रही है। तेज हवा के चलते यहाँ पर हर सामान है वो उलट पुलट देखने को मिल रहा है। देखिए धनराज वागले हमारे को जो अपडेट दे रहे हैं, आप देखिए कि खुद को स्टेबल रख पाना कितना मुश्किल हो चुका है, कितना ज्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि बहुत तेज हवाएं अभी भी चल रही हैं। बहुत ज्यादा वहां पर प्रकोप दिखने को मिल रहा है ताउते तूफान का। इस वक्त हमारे साथ एयर वाइस मार्शल जीपी शर्मा जुड़ गए हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट है स्काईमेट के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरीके के अपडेट्स मिल रही हैं, चिंता पैदा करती हैं। अभी भी हम ये मान के चल रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि यहाँ से गुजर गया। सर, खतरा टला है या नहीं टला है, या अभी भी हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है? देखिए, स्टॉर्म वीक ज़रूर हो गया है। जैसा हम जानते हैं कि कल रात को ही समुद्र तट पार करने के बाद, जो कि दीव के पास हुआ था, दीव से लगभग 30 किलोमीटर पूर्व में, तो अभी इस वक्त स्थिति ये है कि वो अभी भी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है और कुछ एक घंटे में वो साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा और दोपहर के आसपास ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि ये डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा जब ये गुजरात के उत्तरी भागों में और राजस्थान के करीबी क्षेत्रों में पहुंच जाएगा। ऐसी स्थिति है। लेकिन
इसी अभी भी, क्योंकि ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है और इवन जब ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा, इसके साथ हवाएं अभी भी लगभग 70, 80, 90 किलोमीटर की स्पीड से, और हो सकता है कुछ स्थानों पर इससे ज़्यादा रहेंगी, और उसके साथ साथ बारिश भी रहेगी। अभी क्योंकि स्टॉर्म अभी नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ के दीव से लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा, मैं कहूँगा लगभग 110 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में है, अमरेली के बिल्कुल पास है। तो इसलिए हमें इन क्षेत्रों में, जैसे अमरेली, बोटाड, कैशोट, इन क्षेत्रों में ज़्यादा प्रभाव रहेगा। जो स्टॉर्म आगे बढ़ता है, पीछे वाले क्षेत्रों में उसका प्रभाव कम देखने को मिलेगा। मतलब ऐसे अभी क्लियर नहीं है कि वो एरिया बिल्कुल क्लियर हो गया। हाँ, रात के समय जो जैसे हवाएं कुछ क्षेत्रों में 150, 160, 170 किलोमीटर तक भी चली थी, अभी उसकी उम्मीद उतनी ज़्यादा नहीं है। अभी लगभग 100, लेकिन अभी भी 100 किलोमीटर या उससे ज़्यादा की हवाएं काफ़ी जगह अभी भी स्टॉर्म के आसपास के क्षेत्रों में चलेंगी और वर्षा भी होती रहेगी। स्टॉर्म लगभग आज तो दोपहर तक साइक्लोनिक स्टॉर्म रहने की संभावना है, डिप्रेशन बन के भी। ये जो साउथ ईस्ट राजस्थान, दक्षिण पूर्व राजस्थान, जिसमें कि जैसे कुछ क्षेत्र हैं, कोटा बूंदी जैसे क्षेत्र, उन क्षेत्रों में ये आगे बढ़ेगा और वहाँ भी भारी वर्षा की उम्मीद की जा सकती है। जी सर, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से तूफान ने रफ्तार पकड़ी, पहले वो महाराष्ट्र से गुजरता हुआ गुजरात की तरफ बढ़ा, फिर वो आगे अब राजस्थान में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। महाराष्ट्र से आई खबरें बहुत चिंता पैदा कर रही हैं, क्योंकि मुंबई में एक समंदर में जहाज डूब गया है। वो तस्वीरें अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाई, वहां पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत दिक्कत आ रही। तो यानी अगर साइक्लोन आगे बढ़ गया है तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज्यादा दिक्कत अभी भी पैदा कर सकते हैं, उसका असर रहेगा। जी हाँ, देखिए साइक्लोन जैसे रात को उसका लैंडफॉल शुरू हुआ, रात को 8:30 बजे करीब, उसके बाद पूरी रात तक, मिडनाइट तक उसका लैंडफॉल कंप्लीट हुआ, 4 घंटे लगे। लेकिन उसके दौरान भी आपने देखा होगा मुंबई में बारिश होती रही। जो स्टॉर्म होते हैं उनका मेन जो पोर्शन होता है, जिसको इनर रिंग, आउटर रिंग कहते हैं, वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसके पीछे उसकी ट्रेल जो बोलते हैं, टेल कहिए या ट्रेल कहिए, एक्चुअली उसको फीडर बैंड बोलते हैं, वो उसके पीछे रहते हैं, जो कि जैसे जैसे स्टॉर्म आगे बढ़ता है वो भी चलते रहते हैं। तो वो उसका जो दायरा होता है, स्टॉर्म के सेंटर से हो सकता है बहुत सारे 100 किलोमीटर, 500-600 किलोमीटर दूर तक उसका दायरा रहता है। उस कारण मुंबई और उत्तरी मुंबई में दहानू जैसे क्षेत्र है, बहुत भारी वर्षा हुई है कल भी रात को। तो इसी तरह समुद्र की स्थिति भी जो है, ये नहीं है कि स्टॉर्म एकदम वहां से चला गया है तो उसके बाद सामान्य स्थिति बन जाती है, ऐसा नहीं रहता है। और अभी भी ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, चाहे वो लैंड के ऊपर है, दीव से 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन जो हवाओं की स्थिति रहती है वो अभी भी तेज रफ्तार की रहती है। समुद्र के ऊपर लगभग, जैसे मैंने कहा, आप 400-500 किलोमीटर का दायरा ले, उसमें भी उनका प्रभाव रहता है। और मौसम के स्थिति अनुकूल नहीं हो तो इवन चाहे वो जहाज हो या कुछ भी हो या बोट्स हो, कुछ है, इसलिए सबको मना किया जाता है कि स्टॉर्म के आसपास के क्षेत्र में किसी का भी जाना मना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।